अब हमारा लास्ट टॉपिक है वेव्स। वेव क्या होती है? वेव एनर्जी को जब हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक भेजते हैं, फिर से एनर्जी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक भेजना है, कैसे जाएगा? तो आंसर है एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के मिक्स फॉर्म में। कौन सा फॉर्म? वो फॉर्म है ऑसिलेशन। अभी ऑसिलेशन हमने पढ़ा, जब तक ऑसिलेशन होता रहता है उसके पास एनर्जी रहती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो उसके पास ये एनर्जी होती है उस पार्टिकल के पास। उस एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को? ऑसिलेशन वाली एनर्जी को, डिस्टरबेंस वाली एनर्जी को हम एक लोकेशन से यहां भेजना चाहते हैं। तो उसके कारण वो क्या करता है, ये पार्टिकल ऑसिलेशन होता है। जब ये एनर्जी यहां पहुंचेगी, हमको कैसे पता लगेगा? हम क्या देखते हैं, ये पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? एनर्जी यहां से यहां पहुंच गई। पहले ये पूरे पार्टिकल शांत थे, ये हमने यहां पर एक रस्सी बांधी और ये रस्सी है, ये इसके सब पार्टिकल खड़े हैं, यहां पर हमने इसको ऑसिलेट कराया और ये ऐसा बना दिया, एक किंक बना दिया इस तरह से। जब हमने इसको ऐसा किया तो हम क्या देखते हैं कि ये यहां पर है, ये पार्टिकल ऊपर गया वापस आया, उसके थोड़ी देर बाद ये हमको दिखता है कि ये यहां पहुंच गया है, उसके थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच गया है और उसके थोड़ी देर बाद ये यहां पहुंच गया। हमने क्या किया? एक बार ऐसा किया, जाता है, तो हमने एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया। ये डिस्टरबेंस यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। तो मीडियम को देखिए, मीडियम कौन है? ये रोव है मीडियम। इस मीडियम के पार्टिकल में एक पैटर्न बनता है, एक पैटर्न बनता है डिस्टरबेंस का। अभी ये पार्टिकल शांत थे और शांत होने के इसमें ये डिस्टरबेंस हुआ, इस डिस्टरबेंस ने एक पैटर्न बनाया, ये पैटर्न आगे बढ़ता चला गया और ये डिस्टरबेंस यहां पहुंच गया, उसके साथ एनर्जी वहां पहुंच गई। तो ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ मीडियम में, इसको बोलते हैं वेव। डिस्टरबेंस का जो डिजाइन बना, डिस्टरबेंस का जो पैटर्न बना, दैट इज नोन एज वेव। तो नोट करिए, वेव इज pattern of disturbance. What is disturbance? Energy. Which propagate from one point to other. तो इस तरह से डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह गया, तो जो पैटर्न बनेगा उस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? वेव। तो यहां पर एक वेवलेट बनी, छोटी सी वेव बनी और ये वेव यहां चली गई। अब हम उसको लगातार हिलाते रहते हैं। अगर हम इसको लगातार हिलाते रहते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये जो ऐसे थी ये ऐसे हो गई है, इस तरह से इसकी शेप आ गई। क्यों? क्योंकि हम इसको ऊपर नीचे ऐसे हिला रहे हैं, तो ये ऐसे जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो ऊपर का पोर्शन है यहां पर है, थोड़ी देर बाद ये यहां से ऐसे हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ये यहां से ऐसे हो जाता है। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो ये जो डिस्टरबेंस था ऊपर, ये पहले यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचेगा। दिस इज वेव। जिस समय हम किसी भी एक इंस्टेंट पर इसको देखते हैं तो सारे पार्टिकल हमको अपनी पोजीशन से अलग अलग जगह पर नजर आते हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है, एक डिजाइन बनता है। उस डिजाइन को क्या कहेंगे? वेव। और वो लगातार चेंज होते जाता है। चेंज इस तरह से होता है कि डिस्टरबेंस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रहा है।
ये जो डिस्टर्बेंस एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इसी को क्या कहते हैं? वेव। इसमें एक शब्द और लगाते हैं, which propagate from one point to the other without transporting medium। रस्सी का कोई भी टुकड़ा यहां से वहां गया क्या? आंसर है नहीं गया। तो कौन गया? हमारा आंसर है डिस्टर्बेंस गया, एनर्जी गई, लेकिन पार्टिकल नहीं गया। तो वेव में सिर्फ क्या जाना चाहिए? एनर्जी और डिस्टर्बेंस जाना चाहिए, पार्टिकल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी के ट्रेवल को ही वेव कहेंगे, पार्टिकल के ट्रेवल को नहीं, पार्टिकल का ट्रांसपोर्ट नहीं। ओके, तो ये वेव। अब हम वेव की डेफिनेशन समझने के बाद कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जानी है, उसको थोड़ा और वाइडर प्रोस्पेक्ट में देखते हैं कि वेव कितने तरह की हो सकती है। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमारे नेचर में, हमारे आसपास हमने देखा हमको दो तरह से एनर्जी के ट्रांसपोर्ट मिलते हैं। एक एनर्जी का ट्रांसपोर्ट ऐसे मीडियम में होता है जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं और उनके पास एनर्जी होती है, जैसे रस्सी, रोप, वेव्स इन द रोप। दूसरा, पानी में अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो उसमें ऐसे लहरें उठती हैं। पानी किनारे पे नहीं चला जाता, पानी वहीं का वहीं है, सिर्फ ऊपर नीचे होता है। तो कौन जाता है? डिस्टर्बेंस, एनर्जी, वो किनारे तक पहुंचती है। समुद्र की लहरें हमारी तरफ आती, हमको लगता है अगर ऐसा वो हमारी तरफ आती तो समुद्र तो पृथ्वी पे चढ़ जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो वो पार्टिकल ट्रेवल नहीं करता है, सिर्फ कौन आता है? एनर्जी, डिस्टर्बेंस। तो इस तरह से मटेरियल में डिस्टर्बेंसेस होते हैं। मटेरियल में, तो जब मटेरियल में डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो उसको हम कहेंगे मटेरियल वेव्स या मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, इसमें मीडियम कैसा होता है? मटेरियल मीडियम। दूसरी तरह की वेव्स वो होती हैं जिनको मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे सन से हमको लाइट आती है, सन से हमको हीट आती है। दिस इज विदाउट एनी मटेरियल, क्योंकि बीच में कोई मटेरियल नहीं है। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वेव्स आ रही हैं एंड इट डज नॉट नीड मटेरियल। तो फिर अगर उसमें मटेरियल नहीं है तो फिर डिस्टर्बेंस में ऑसिलेट कौन करता है? तो उसके लिए साइंटिस्ट ने आगे सोचा कि उसमें ऑसिलेशन करने वाली चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल नहीं होते। ओके, इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में 12th में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, लेकिन मटेरियल नहीं होता। उनमें डिस्टर्बेंस होते हैं और वो डिस्टर्बेंसेस वहां से सन से चल के अर्थ तक आते हैं। वो डिस्टर्बेंस आके हमारी बॉडी में लगते हैं, हम कहते हैं हीट आ रही है, हम कहते हैं लाइट आ रही है। कोई मटेरियल आता है क्या? कोई मटेरियल नहीं आता, लेकिन एनर्जी हम में आ जाती है। उसकी धूप पड़ती है, एनर्जी आती है। उसकी धूप पड़ती है, अनाज उगता है, उसमें एनर्जी आ जाती है। तो ये सब एनर्जी वहां से आ रही है। श्योर, बीच में कोई मटेरियल नहीं है तो एक ऐसी वेव होनी चाहिए जो बिना मटेरियल के आती है, और वही हमने बनाया कि उसमें कौन आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसका हमने नाम रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नो मटेरियल मीडियम। तो ये दो हम सालों तक इन दोनों को पढ़ते रहे। अभी कुछ साल पहले 1950 के आसपास एक तीसरी तरह की वेव के बारे में सोचा गया, जब ये थ्योरी चली कि मटेरियल और एनर्जी दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। आइंस्टाइन के बाद ये थ्योरी बनी कि उसके पहले ये चलता था कि ये दुनिया दो चीजों से बनी हुई है, एनर्जी और मटेरियल, एनर्जी और पार्टिकल्स।
पार्टिकल कैसे होते हैं, गोली जैसे होते हैं, ऐसा फेंको, स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, उसके पास मोमेंटम होता है, मास होता है, मोमेंटम होता है और जाके ऐसे हिट करता है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी धूप की तरह होती है। बल्ब जलाइए, ऐसे चारों तरफ फैल जाएगी। पानी जैसे बह के फैलता है, वैसे ही एनर्जी बह के ऐसा फैलती है। आप दरवाजा खोलिए, लाइट अंदर आ जाएगी, लाइट अंदर आएगी, चारों तरफ फैल जाएगी। ये एनर्जी की स्पेशलिटी है कि वो सब तरफ फैलती है, गोली जैसे एक तरफ नहीं जाती। ठीक है, तो ये एनर्जी की स्पेशलिटी है। उसके पास मोमेंटम नहीं होता क्योंकि उसके पास मास नहीं होता। इसलिए हमने दो चीजों में डिवाइड कर दिया था कि इस दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, या तो एनर्जी या मटेरियल। लेकिन अभी आइंस्टाइन के बाद जो नई थ्योरीज बनी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी, क्वांटम थ्योरी बनी, उसमें यह आया कि नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही चीज है। और ये आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे जब हम ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे कि एनर्जी ऐसे फैली हुई है। आपने देखा है बुढ़े का बाल, मिठाई, ओके, एक शुगर छोटी सी होती है, उसको फुला दो, फैलते जाएगी, फैलते जाएगी, फैलते जाएगी, ये इतनी बड़ी, हल्की हो गई और फैला, आर पार दिखना शुरू हो जाएगा उसके अंदर से, इतनी फैल जाएगी और फैला, एक कमरे जितना कर दो। हमने शुरू किससे किया था? एक पार्टिकल से, मटेरियल से, उसको हमने इतना फैला दिया कि उसमें तो मास ही नहीं रहा, एनर्जी बन गई। मास किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी। ठीक है, फिर से दो कारें आपस में आमने सामने टकराई 100 की स्पीड से, क्या हुआ? दोनों के परखच्चे उड़ गए, एक एक टुकड़ा दोनों का बिखर गया। आप लोग सब पिक्चर्स में देखते हैं। ठीक है, हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक नेगेटिव चार्ज वाला और एक पॉजिटिव चार्ज वाला पॉजिट्रॉन लिया, जो कि इलेक्ट्रॉन का ही भाई होता है, उसका चार्ज प्लस होता है। माइनस में प्लस को खींचा, दोनों आमने सामने गए, स्पीड बढ़ी बढ़ी बढ़ी, 1000 की स्पीड हो गई और दोनों टकरा गए। इतने जोर से वो टकराते हैं कि उनके परखच्चे उड़ जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन से छोटा टुकड़ा तो हम आज तक देखे ही, तो वो फिर उसके टुकड़े टुकड़े होते तो वो क्या बन जाता है? यस, वो एनर्जी बन जाता है। उसके बाद हम ढूंढते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहीं मिलता नहीं, गायब हो गया। लेकिन हमको क्या दिखता है कि उस जगह पे बहुत सारी हीट है, बहुत सारी लाइट निकली, बहुत सारी हीट निकली और इलेक्ट्रॉन गायब है। ये किस चीज का सबूत है? मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू, हाँ, यही अभी जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी जो आप पढ़ते हो गॉड पार्टिकल का, बोसॉन पार्टिकल का, ये वही एक्सपेरिमेंट अभी चल रहे हैं कि जब ये टकराते हैं तो आखिर निकलता क्या है, क्योंकि उससे छोटा पार्टिकल तो हमको मालूम ही नहीं, तो वो टूट के बनाएगा क्या? तो आइंस्टाइन का क्या कहना था कि ये क्या बनाता है? एनर्जी। तो मटेरियल ही क्या बनता है? एनर्जी। एनर्जी को हमने लिया और एनर्जी को ऐसा लेकर इकट्ठा करते गए, दबाते गए, दबाते गए, दबाते गए। जब खूब ज्यादा दबा दिया बहुत सारी एनर्जी को, आपको खोला, एक इलेक्ट्रॉन मिला। किससे बना? एनर्जी से। ठीक है, होता है। कैसे होता है? हमने एक प्लेटिनम का टुकड़ा लिया, उसके ऊपर सन से रेज आने दी। सन की रेज में हो सकता है उतनी ताकत नहीं हो, गामा रेज लेकर आए। गामा रेज में बहुत एनर्जी होती है, बहुत फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज्यादा ताकत वाली गामा रेज। गामा रेज आई और प्लेटिनम पर ऐसे स्ट्राइक की, उसको हम गामा के फोटोन कहते हैं। ऐसे स्ट्राइक करती हैं, जब इस पर स्ट्राइक करती हैं तो गामा रेज गायब। हम क्या कहते हैं? इसने सोख लिया। लेकिन इतनी सारी एनर्जी चली गई, कंजर्वेशन लॉ का क्या हुआ? हमारा एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो लेकिन गामा रेज इसमें आई, इसने गामा रेज को एब्सॉर्ब कर लिया। अब हमने इसको ध्यान से देखा, एक इलेक्ट्रॉन नया बन गया था। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये दोनों इसमें बन गए। एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? मटेरियल में। ये एक्सपेरिमेंट भी हो चुका, प्रूफ हो चुका।
अब हमको समझ में आया कि बेसिकली दो चीजें नहीं है, बेसिकली चीज एक ही है। अगर आप उसको फैला दें तो एनर्जी है और दबा दें तो मटेरियल है। ओके, ये हमारी मॉडर्न थ्योरी है। लेकिन उसके पहले हम क्या पढ़ते थे? मटेरियल भी होता है और एनर्जी भी होती है। अब मॉडर्न थ्योरी के बाद जब आप ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी प्रकृति ने, हमारे नेचर ने कुछ लॉस बनाए हैं, और वो नेचर ने जो लॉस बनाए हैं वो इस दुनिया में चलते हैं। किसके लिए? मटेरियल के लिए, पार्टिकल के लिए कि एनर्जी के लिए? तो आंसर है मटेरियल, नेचर दोनों में भेदभाव नहीं करता, वो लॉ बना देता है। इसको भी पालन करना, उसको भी पालन करना। इसलिए वाइब्रेशन अगर पार्टिकल में होता है तो वाइब्रेशन एनर्जी में भी होगा। पार्टिकल में वाइब्रेशन होने से पार्टिकल में वेव बनती है, तो एनर्जी में वाइब्रेशन होने से एनर्जी में भी वेव बनेगी। तो वेव के हमने दो कैटेगराइजेशन कर दिए, क्लासिफिकेशन, एक मटेरियल से बनने वाली वेव और एक एनर्जी से बनने वाली वेव। एनर्जी इसमें होती है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में, इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जब हम एनर्जी को ऐसा दबाते हैं, मटेरियल बनाते हैं, वो मटेरियल बनता है। ये बड़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, आप लोग इसको पढ़ेंगे। इसमें अनसर्टेनिटी थ्योरी पढ़ी क्या है? केमिस्ट्री में पढ़ी है? समझ में नहीं आई? ओके, पोजीशन और मोमेंटम वाइज, करेक्ट, दैट इज हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, एनीवे, वो उसमें क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन चलता है तो कहां पर है हमको नहीं दिखता है। हमने तो इलेक्ट्रॉन देखा नहीं है, कभी भी आंख से इलेक्ट्रॉन नहीं देखा, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा। ये सारा का सारा हमारा सोचा हुआ है। कितनी अच्छी कहानी सोची है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसका ये कारण, उसका वो कारण, सब किसी ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देखा नहीं। इतना छोटा होता है, लेकिन उसके जो इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट हमको दिखते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि हाँ जरूर होगा। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं हमने चैलेंज कर दिया इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप जिस चीज को देख रहे हो, जो बोल रहे हो, वो एनर्जी का एक गोला है। उस गोले के अंदर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन कहां है? नहीं मालूम है, गोले के अंदर। तो जब वो इलेक्ट्रॉन चलता है, हम क्या देखते हैं? एक ऊन के गोले जैसा एक गोला जा रहा है। ये गोला किस चीज का बना हुआ है? एनर्जी। और उसके सेंटर में कहीं पर इलेक्ट्रॉन है। सेंटर पे है, जरूरी नहीं है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। दैट इज अनसर्टेनिटी, कि उसकी पोजीशन कैसी है? अनसर्टेन है उसके अंदर। तो ये जो गोला है जो इसके साथ चलता है, ये वेव है। और ये वाली वेव जो है वो कौन सी वेव है? तो आंसर है ना तो वो ये वाली वेव है, ना ये वाली वेव है। वो एक अलग हमने वेव निकाली जो हमेशा एक पार्टिकल के साथ चलती है, एक मैटर के साथ चलती है, और उसका नाम हमने रखा मैटर वेव। मैटर वेव, ये अभी हमारा लेटेस्ट इंक्लूजन है। अदरवाइज वेव की फैमिली में दो ही वेव हुआ करती थी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब एक तीसरी वेव कौन सी आ गई? मैटर वेव। मैटर वेव क्या है? जिसका मैटर बनता है, जो हमेशा मैटर के साथ जा रही है। हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। हमको दिखता क्या है? एक गुच्छा जा रहा है वेव्स का। उसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं? मैटर है। जैसे हमने आपको एक बीजे वाला फल ऐसे फेंक के दिया, उसके अंदर बीजा है, हमको दिखता नहीं है, पर है ये तो श्योर है। और वो चारों तरफ लिपटा हुआ है, किससे? वेव से लिपटा हुआ है। और उसके अंदर एक पार्टिकल हो सकता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वो वाली जो वेव है, उसके रूल, उसके तरीके, उसके इक्वेशंस सब अलग होते हैं। इसलिए उसको हमने एक सेपरेट वेव माना, दैट इज मैटर वेव। और एक मैकेनिकल हो गई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक मैटर वेव। ये हमारा क्लासिफिकेशन है। अब इसके बाद अगली चीज लेते हैं। हमको इसमें से जो वेव क्लास 11th में स्टडी करनी है, दैट इज मैकेनिकल वेव्स व्हिच नीड्स मटेरियल। ये दोनों वेव हम क्लास 12th में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैटर वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थॉरोली स्टडी करेंगे, मैटर वेव का खाली एक लेक्चर, एक टॉपिक होता है बस।
ओके, फिलहाल हम इसको स्टडी करेंगे मटेरियल मीडियम में चलने वाली वेव। मटेरियल मीडियम में वेव कैसे चलती है, किस प्रॉपर्टी के कारण चलती है, उसको जरा समझिए। ये हमारे पास एक मटेरियल मीडियम है। इस मटेरियल मीडियम में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट करता है, इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी है का मतलब क्या? एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से दूर करिए और छोड़िए, ये क्या करेगा? वापस खींच लेगा, दैट इज इलास्टिसिटी। दूर करेंगे तो ये एक फोर्स लगाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स, और ऐसे खींच लेगा, ये इलास्टिसिटी है। अगर हमने आटे का टुकड़ा लिया और उसको ऐसा दूर किया, वो नहीं खींचता, उसके पास इलास्टिसिटी नहीं है, उसमें वेव नहीं चलेगी। तो वेव के लिए मीडियम हमको कैसा चाहिए? इलास्टिक, जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स होता है। इसमें हमने यहाँ के एक पार्टिकल को वाइब्रेट करके ऐसे क्लिक किया और एनर्जी देके उसको यहाँ पहुंचा दिया, ऐसे। जब हम इसको ऐसा ऊपर पहुंचाते हैं तो ये अपने नेबर वाले मटेरियल को, नेबर वाले एटम को फोर्स लगाएगा, उसको अपने साथ खींचेगा। ये वाला जो पार्टिकल है बी, इसको ये खींचता है और बी इस पर फोर्स लगाता है वापस आने के लिए, ये इस पर फोर्स लगाता है ऊपर आने के लिए। दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ये ऊपर चल देता है, ये नीचे चल देता है। तो जब ये ए ऐसे जाता है, ये अपने साथ बी को खींच कर ले जाता है, बी इसके पीछे पीछे। अब जब ये बी जाता है तो ये इलास्टिक फोर्स के कारण इस सी को ले जाता है, सी इसके पीछे पीछे। तो जब बी ए यहां तक उठा, बी यहां तक उठ गया और सी यहां तक उठ गया, ऐसे। अब जब ये ऊपर जा रहा था तो इसके अड़ोस पड़ोस वाले लगातार इसको नीचे खींच रहे थे रिस्टोरिंग फोर्स से। तो जितनी एनर्जी ये लेकर गया था वो एनर्जी यहां खत्म हो गई, ये रुक गया। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स ने इसको वापस खींचा। ये कौन सी कहानी है? ऑसिलेशन वाली। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस खींचेगा, ये इसके खिंचाव के कारण अपनी मीन पोजीशन पर आ जाएगा, फिर इसके पास इनर्शिया आ जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। उस इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ये नीचे चला जाएगा, फिर बाकी पार्टिकल खींचेंगे, फिर ऊपर चला जाएगा। सो इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। ये जब ऐसे ऊपर गया था, इसने बी को भी छेड़ दिया ऊपर की तरफ। सो बी ऑल्सो स्टार्ट ऑसिलेटिंग। बी ऊपर गया, उसने सी का ऑसिलेशन स्टार्ट करा दिया। क्यों? सब एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है? अगर प्लास्टिक मटेरियल होता तो नहीं होता, पानी होता तो नहीं होता। ओके, नहीं सॉरी, पानी में तो होता है, दूसरी पुट्टी वगैरह में नहीं होता। तो ये खींचा इसने इसको, इसने इसको खींचा, हर एक ने ऑसिलेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन एक चीज हम देखते हैं, हर के ऑसिलेशन में फेस का एक डिफरेंस आ जाता है, टाइम का, फेस का डिफरेंस आता है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इसको खींचेगा, इसलिए ये हमेशा इसके पीछे रहेगा। अगर इसका फेस 70 डिग्री बना है तो इसका फेस 60 होगा। ये कभी भी 70 से ज्यादा नहीं हो सकता, 70 भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऊपर जाएगा तो इसको ऊपर खींचेगा ना, इसलिए ये हमेशा ऊपर रहेगा। तो जब हमने इनको देखा तो ये यहां था, ये यहां था, ये यहां था और ये वाला यहां, ये सब की पोजीशन थी। ये कहां जा रहा है? ऊपर ऊपर ऊपर। ओके, अब उसके बाद इसकी एनर्जी खत्म हो गई तो ये नीचे आना शुरू हुआ। जब ये नीचे आना शुरू हुआ तो ये यहां पर आया, इतनी हाइट पर आ गया। ये तो अभी भी ऊपर जा ही रहा है, तो ये फुल हाइट यहां तक पहुंच गया। ए यहां तक आया और बी यहां पहुंच गया, फुल हाइट बी। ए अब कहां जाना शुरू हो गया? नीचे। ये बी इस हाइट पर आ गया, सी इसके पीछे पीछे यहां आ गया, डी इसके पीछे पीछे यहां आ गया, ई यहां आ गया और ये पार्टिकल ऐसे आ। इसके बाद बी की एनर्जी खत्म हो गई, सी अभी भी ऊपर जा रहा है। तो अब हम तीसरी बार क्या देखते हैं कि ये जो सी है ये अभी भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है। तो ये ऊपर जाते जाते यहां पहुंच जाता है फुल हाइट में। इसकी एनर्जी खत्म हो गई थी, बाकी सबने इसको खींचा, ये नीचे आ गया,
यहाँ पर, ये नीचे आ रहा था और नीचे आ गया यहाँ पर, ये ऊपर जा रहा था तो ये यहाँ चला गया, इसका नाम क्या है? सी, बी, ए, ये बी, और ये वाला ई जो नीचे था वो यहाँ उठ गया और अब हमको ऐसा मिल गया इस तरह से। अब इसके बाद यही प्रोसेस आगे गई। अब ये वाला जो है इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, यहां से यहां तक ये ट्रेवल किया है, स्पीड आ गई, स्पीड के कारण इनर्शिया आया तो ये नीचे जाना शुरू कर दिया और अगली बार ये नीचे चला गया, यहां पर चला गया, ये वाला भी नीचे आ रहा है तो ये यहां चला गया, ये वाला यहां आ गया, ये सी नीचे आके यहां आ गया, अब डी की बारी है तो डी ऊपर उठ के यहां तक चला गया, ई एफ जी। अब ये कौन है? डी, ई एफ। इसको 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 देखिए, ये डिस्टरबेंस, ये मैक्सिमम डिस्टरबेंस, ये मैक्सिमम डिस्टरबेंस, ये मैक्सिमम डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस किधर जा रहा है? ऊपर, नीचे, लेफ्ट की राइट? वेरी गुड, राइट में जा रहा है। ये जो यहां बना था अगली बार यहां बना, उससे अगली बार यहां बना, उससे अगली बार यहां बना, उससे अगली बार यहां बनेगा और ऐसे करते करते थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये ऐसा हो गया। इस तरह से ये डिस्टरबेंस आगे बढ़ गया। ये जो पैटर्न बना इसको हम क्या बोलेंगे? वेव। सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ वेव। तो ये वेव की फॉर्मेशन हुई। वेव की फॉर्मेशन में ये जो प्रोसेस आपने देखा, इस प्रोसेस में कौन से दो प्रॉपर्टीज, कौन सी दो कैरेक्टरिस्टिक काम में आ रही हैं? नंबर एक, रिस्टोरिंग फोर्स जो कि वापस खींचेगा। नंबर दो, उसके पास इतना मास होना चाहिए, इतना इनर्शिया होना चाहिए कि वो अपनी मीन पोजीशन पर आकर रुके मत, पास चला जाए। यानी उसके पास क्या होना चाहिए? इनर्शिया, मास। तो दो चीजें कौन कौन सी हुई? रिस्टोरिंग फोर्स एंड मास। तो वेव मोशन के लिए मीडियम के पास ये दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नोट कर लीजिए, कंपल्सरी कैरेक्टरिस्टिक और कंपल्सरी प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम टू कैरी आउट ए वेव। कंपल्सरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मीडियम टू कैरी आउट ए वेव। तो रिस्टोरिंग फोर्स जिस चीज में होता है, रिस्टोरिंग फोर्स के लिए उसका नाम क्या है? इलास्टिसिटी। यानी उस मटेरियल के पास क्या होनी चाहिए? इलास्टिसिटी। दूसरा, उसके पास क्या होना चाहिए? मास, क्योंकि इनर्शिया का मेजरमेंट किससे है? मास से। रिस्टोरिंग फोर्स का मेजरमेंट किससे है? इलास्टिसिटी से। सो ए मटेरियल शुड हैव इलास्टिसिटी एंड मास टू मेक ए वेव, टू कैरी ए वेव। तब इसमें वेव बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। अगर इनमें से एक भी चीज गायब हुई, वेव आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है? सो दिस इज कंपल्सरी कंडीशन फॉर वेव। और यही कंडीशन ऑसिलेशन में थी। ठीक है? ऑसिलेशन से ही वेव बनती है, क्योंकि अगर ये ऐसे ऑसिलेट नहीं करेगा तो वेव आगे नहीं बढ़ेगी। ऑसिलेशन प्लस इलास्टिसिटी, तो उसके कारण ये वेव बढ़ती है, ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है। ओके, तो ये दो चीजें होती हैं। अब देखिए, इसमें हम आगे चलते हैं। ये जो मटेरियल वेव है इसका कैटेगराइजेशन करते हैं। अगले एक सेकेंड में ई ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? हर पार्टिकल क्या कर रहा है? अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहा है। पार्टिकल नहीं जाता है कहीं भी। देखिए, ए कहीं गया क्या? नहीं गया, अपनी मीन पोजीशन में ही ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। बी अपनी पोजीशन में ही कर रहा है, सी अपनी जगह पे ही कर रहा है। आगे कौन जा रहा है? तो आंसर है ये जो पीक बना है ये आगे जा रहा है, ये। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी या डिस्टरबेंस। तो आगे कौन जा रहा है? डिस्टरबेंस। उठाना एक एनर्जी है, एक डिस्टरबेंस है। एक हमने ऐसे रबर शीट, प्लेन रबर शीट,
उसके अंदर ऐसा अंदर हाथ डाला, ऐसा ऊपर से उठ गया। अब देखो हाथ को मैं ऐसा ले गया, ऊपर से क्या दिखेगा, ये जो बना हुआ है पीक, ये पीक ऐसा आगे बढ़ रहा है। रबर का कोई टुकड़ा आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, तो आगे कौन बढ़ा, उसका पीक डिस्टर्बेंस। पहले यहां था डिस्टर्बेंस रबर पे, अब यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां, ये वेव होती है। तो यहां पर भी डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है, यहां पर भी डिस्टरबेंस आगे बढ़ रहे हैं, और सब पार्टिकल अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहे हैं, अलग अलग फेज में हैं और सब ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर नीचे। अब आप मुझे बताएंगे कि ई ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वेव इधर जा रही है लेफ्ट की तरफ, ये ई है, जा तो रहा है, हर पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। हाँ, तो एक सेकंड बाद ई कहां होगा, ऊपर कि नीचे? इसको आप अगर समझेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वेव एक्शन क्या होता है। ये ऐसा बना हुआ है और थोड़ी देर बाद ये जो ऊपर का पोर्शन है उसको आगे चला जाना है, तो इधर जा रही है, इधर जा रही है, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट किधर जाएगा, लेफ्ट की राइट, इधर वेव जा रही है, इसका चलना ही तो वेव की डायरेक्शन बताता है। तो अगले सेकंड में क्रेस्ट कहां बनना चाहिए, यहां, यहां क्रेस्ट बनाएगा कौन, जो इसके नीचे है, इसके नीचे कौन है, ई, तो ई को कहां आना पड़ेगा, ऊपर, तो अभी ई कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है। फिर से सी कहां जा रहा है, क्यों, ऊपर के बाद नीचे, ये क्या चीज है, ट्रफ, नीचे का पोर्शन। अगर वेव इधर जा रही है तो इसको कहां खिसकना है, यहां। फिर से थोड़ा इसी बात को मैं क्लियर करता हूं, अभी यहां है, एक सेकंड बाद ये यहां आएगा, तो वेव कैसी हो जाएगी, ऐसे, ये देखिए, ये थी वेव 1, पोजीशन नंबर 1, ये क्या हो गई, पोजीशन नंबर 2, क्रेस्ट यहां आ गया। उसके बाद क्रेस्ट और आगे बढ़ गया, ये पोजीशन नंबर 3, अभी वेव 1 पे है, एक सेकंड बाद 2 पे है, एक सेकंड बाद 3 पे है, एक सेकंड बाद 4 पे, 5 पे, हम इधर से देख रहे हैं पानी की वेव हमारी तरफ आ रही है, ऐसा क्रेस्ट उठा हुआ हमारी तरफ आ रहा है। ये हो क्या रहा है, ये वाला पार्टिकल पीक पर है, अब ये नीचे चला गया, ये पार्टिकल पीक पर आ गया, ये नीचे चला गया, ये पार्टिकल पीक पर आ गया। तो हमको क्या लगता है, ये पीक यहां था, अब पीक यहां है, अब पीक यहां है, और हुआ क्या है, ये पार्टिकल एफ पहले ऊपर है, फिर ई ऊपर आएगा, फिर डी ऊपर आएगा, समझ आया। उसी तरह से थोड़ा सा नीचे वाले पोर्शन के लिए सोचिए, ये वाला पोर्शन ये यहां बनना है, तो अगर ये यहां बनना है तो बनाएगा कौन, इस मीडियम में यहां कौन है, सी। अगर एक सेकंड में यहां पर वेव को ये शेप लेनी है तो सी को किधर जाना पड़ेगा, नीचे, तो सी कहां जा रहा है, नीचे, ये ऐसे वेव बन रही, ये ऐसे, और ये ए कहां चला जाएगा, समझ आया। ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है कि पार्टिकल किधर जा रहे हैं, जैसे अगर मैं क्वेश्चन पलट के ये बनाऊं कि वेव किधर जा रही है, अब ई किधर जाएगा, वेव इधर जा रही है, ये क्रेस्ट यहां चला जाएगा और ये ट्रफ यहां चला जाएगा, तो ई की ड्यूटी क्या है, अगले एक सेकंड में क्या बनाना, क्रेस्ट की ट्रफ, वेव इधर जा रही है, सोचिए ये ट्रफ को यहां आना है, ऐसे सोचिए ना, अगर इस ट्रफ को यहां जाना है तो ये एरिया किसका, ई का, अगर ट्रफ यहां बनेगा तो कौन बनाएगा, ई बनाएगा, तो ई को किधर जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो अगर ई नीचे जाता है और ये वाला पॉइंट ऊपर जाता है
तो ये वेव ऐसे बन जाएगी। हम क्या बोलेंगे, पहले यहां था अब यहां था, वेव ऐसे चल रही है। तो जब वेव ऐसे चल रही है तो अभी ई कहां जा रहा है, नीचे जा रही है। ठीक है, इस तरह से विजुअलाइज करना है आपको। दिस फॉर्म्स एन एक्सरसाइज। ठीक है, इससे आपको वेव का असली कैरेक्टर समझ में आता है कि कैसे सांप के जैसे वेव अपनी जगह पर रहकर ही पार्टिकल ऊंचे नीचे होते हैं। हमको क्या दिखता है कि एनर्जी आगे बढ़ गई। एनर्जी मींस व्हाट, ये क्रेस्ट ऊपर उठा हुआ हिस्सा आगे बढ़ गया, जबकि पार्टिकल सब वहीं के बने। ये वेव कैरेक्टर है। ओके, अब इसमें देखिए वेव कैरेक्टर में हमने क्लासिफिकेशन कैसे किया। इसके क्लासिफिकेशन के लिए अभी ये इधर वेव गई है, सुनिए, डिस्टरबेंस यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। डिस्टरबेंस आगे जाने की डायरेक्शन को हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ द वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव। पार्टिकल कैसा ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे, तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये किसकी डायरेक्शन है, ऑसिलेशन, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। तो ये डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है। दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो इससे के कारण जो वेव बनेगी उस वेव का नाम होगा ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये ट्रांसवर्स वेव है। ठीक, दूसरे तरह की वेव कैसी हो सकती है, तो दूसरे तरह की वेव देखिए, यहां पर हमारे पास मीडियम भरा हुआ है। इस मीडियम में हमने ये एक प्लेट ली और इस प्लेट को ऐसे दबाया। जब हमने इस प्लेट को दबाया तो यहां पर जो एयर के मॉलिक्यूल हैं, जब हम इसको ऐसे दबाते हैं तो ये मॉलिक्यूल दबते हैं। ये मॉलिक्यूल दबेंगे, यहां पास में आ जाएंगे, तो यहां पर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उस प्रेशर इंक्रीज को हमने दिखाया कि ये यहां चला गया तो ये प्रेशर इंक्रीज हो गया। इसका नाम है कंप्रेशन। ये कंप्रेशन बना, उसके बाद ये वापस आ गया। ये कंप्रेशन जो बना, ये क्या काम करता है, क्योंकि ये सब पार्टिकल ऐसे कंप्रेस हो गए हैं, इनके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हुआ और ये सब अपने को वापस धक्का देते हैं। जब ये वापस धक्का देंगे, दो इधर जाएंगे, दो इधर जाएंगे। ये जो दो इधर जा रहे हैं ये जाकर इनको दबाते हैं। उनकी अभी हम चिंता करते हैं, ये दो की, इन्होंने इधर दबाया तो इधर दबाया तो ये वाले कंप्रेस हो गए। तो अगले स्टेज में हमने क्या देखा कि ये वाले कंप्रेस हो गए, ये ऐसे कंप्रेस हो गए, ये ऐसे दो गए, इसको कंप्रेस किया, इसके रिस्टोरिंग फोर्स इसके अंदर पैदा हुआ, उसने वापस धक्का मारा और ये दो को अपनी जगह वापस भेज दिया, अपनी जगह वापस आ गए, उधर गए धक्का मार के वापस आ गए। ये ऐसा कंप्रेशन हो गया। इस कंप्रेशन के कारण ये ऐसा फैला। अब ये दब गया था, रिस्टोरिंग फोर्स के कारण फैला, तो इसने इधर वाले को पुश किया। जब इसने इधर वाले को पुश किया तो ये प्रेस हुए और ये वाले यहां कंप्रेशन बन गया। इस तरह से ये डिस्टरबेंस यहां गया, ये डिस्टरबेंस यहां गया, ये डिस्टरबेंस आगे जाके यहां चला गया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, डिस्टरबेंस आगे बढ़ता जा रहा है। अब ये जो पार्टिकल यहां गया था, ये इसको दबाकर वापस आया। वापस आने के बाद स्पीड से वापस आया, यहां आके अपनी पोजीशन में नहीं रुका। क्यों नहीं रुका, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, और दूर तक चला गया तो ये जगह खाली हो गई। यहां जो पहले 1-1 सेंटीमीटर में या 1-1 मिलीमीटर में 10-10 पार्टिकल थे, ऐसा दबा 1 मिलीमीटर में 20 हो गए। फिर ये वापस उछल के ये इतना दूर चला गया कि जो 10 थे, 10 की जगह सिर्फ 5 ही रह गए, बाकी 5 उधर चले गए दौड़ में। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये जो नॉर्मल डिस्टेंस इतना होना चाहिए था, ये जब यहां आता है, दौड़ के अपनी
मीन पोजीशन को ओवरशूट करके इधर चला जाता है, तो यहां का गैप ऐसा हो गया, ये यहां पर प्रेशर कम हो गया, डेंसिटी कम हो गई। इसी तरह से इसका नंबर लगेगा, ये अब फैलेंगे तो फैल के क्या करेंगे, ये इधर गए ये इधर गए, तो इस जगह पे कौन रहेगा, कोई नहीं, ये जगह खाली हो गई, तो यहां पर ये रेयर हो गया ऐसे। फिर ये ऐसा फैला, इसने इधर प्रेशर किया, यहां पर क्या हो गया, रेयर हो गया, और इसके पीछे दूसरा कंप्रेशन आएगा। इस तरह से हम क्या देखते हैं, जहां एक बार प्रेशर बनता है उसके पीछे एक रेयर फ्रैक्शन बनता है, जहां पर एयर कैसी हो जाती है, रेयर, और यहां पर कैसी है, कंप्रेस। तो इसका नाम हमने रखा कंप्रेशन, और इसका नाम रखा रेयर फ्रैक्शन। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ये कंप्रेशन आगे बढ़ गया। फिर जब ये पार्टिकल इधर गए तो इधर वालों को दबाता है, तो यहां पर कंप्रेशन बन गया, या ये जो हमारा दबाने वाला डिवाइस था इसने दोबारा दबाया, जैसे ये हमारे गले के लैरिंग्स है, गले के लैरिंग्स ऐसा दबाते रहते हैं और साउंड निकलता रहता है, क्या निकलता है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। इस तरह से ये वेव बनती है। तो इस वेव में हम क्या देखते हैं, यहां पर प्रेशर की बात सुनिए, नॉर्मल प्रेशर, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, नॉर्मल, कंप्रेशन, नॉर्मल, रेयर फ्रैक्शन, नॉर्मल, कंप्रेशन, नॉर्मल, रेयर फ्रैक्शन, नॉर्मल, कंप्रेशन। तो अगर ये इसमें पार्टिकल कहां गए, क्या पार्टिकल आगे बढ़े, आंसर है नहीं, जाते हैं धक्का मार के अपनी जगह वापस आ जाते हैं, कंप्रेशन बनाकर वापस आए, फिर अपनी मीन पोजीशन के इधर चले गए, तो यहाँ रेयर फ्रैक्शन बन गया। फिर अगली बार आए, धक्का मारा, कंप्रेशन बनाया, फिर वापस गए, रेयर फ्रैक्शन बनाया, फिर ऐसे आए। तो इस तरह से ये ऑसिलेट करते रहते हैं और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। इनके सिंपल हार्मोनिक मोशन करने की, ऑसिलेशन करने की डायरेक्शन क्या है, आंसर है इधर जाएंगे और इधर आएंगे, ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये डायरेक्शन किसकी है, दिस इज ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है। डिस्टरबेंस किधर जा रहा है, तो आंसर है डिस्टरबेंस यहां से ऐसे राइट में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन किसकी है, डिस्टरबेंस की। तो डिस्टरबेंस की डायरेक्शन, ऑसिलेशन की डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है, जीरो। दोनों कैसी है, एक ही डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, जीरो, और डिस्टरबेंस आगे बढ़ गया। यहां पर भी डिस्टरबेंस आगे बढ़ गया, लेकिन दोनों की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है, 90। तो ये एक तरह का डिस्टरबेंस आगे बढ़ने का तरीका है, ये एक तरह से डिस्टरबेंस आगे बढ़ने का तरीका है। इस मेथड का नाम हमने क्या दिया, ट्रांसवर्स वेव, इसका हम नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, बिकॉज द ऑसिलेशन इज अलोंग द लेंथ। जब अलोंग द लेंथ ऑसिलेशन होते हैं तो दिस इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, काटने वाले। तो ये जब ऐसे ट्रांसवर्स ऑसिलेशन है तो ये ट्रांसवर्स वेव, और वो लॉन्गिट्यूडिनल है, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो वेव के दो तरह के पैटर्न बनते हैं, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ऑसिलेशन के दोनों की डायरेक्शन, ये आप याद रखेंगे। ट्रांसवर्सल वेव कहां पर दिखती है हमको नेचर में, और लॉन्गिट्यूडनल कहां दिखती है। सबसे ज्यादा नियम याद रखिए, ट्रांसवर्सल वेव हमेशा सरफेस पर दिखती है। कहां दिखती है, सरफेस पे, इसलिए इनका एक नाम सरफेस वेव भी है।
जब हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो पानी की सरफेस पे जो लहरें उठती हैं वो जाती किधर है, इधर, लेकिन उठती कैसी है, इधर। तो ये क्या है, ऑसिलेशन। और डिस्टरबेंस कहां चला जाता है, ऐसे किनारे किनारे। इसलिए पानी की सरफेस पर जो वेव आती हैं वो कैसी होती हैं, ट्रांसवर्सल वेव। वाटर सरफेस, वाटर की सरफेस पर हमने पत्थर को फेंका, उसमें ये ऑसिलेशन स्टार्ट किया, तो ये वेव बनाई उसने, फिर ये बनी, फिर ये बनी, फिर ये बनी, अल्टीमेटली ये वेव बनी। ये कौन सी वेव हो गई, ट्रांसवर्सल। अब हवा में हमने साउंड पैदा किया, स्पीकर चलाया, स्पीकर रखा, स्पीकर ऐसे ऐसे चलता है। जब स्पीकर ऐसे ऐसे चलता है आवाज हमको ऐसे पहुंचती है, वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं और आवाज हमको पहुंच रही, क्या पहुंच रही है, साउंड। तो साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। So sound waves are longitudinal waves and water surface waves are transversal waves. उसके बाद जहां जहां जो वेव उठेगी हमने इसमें अब एक नियम ढूंढ लिया। नियम हमने ये ढूंढ लिया कि जो वेव सरफेस पर चलती है, ये सरफेस क्या होता है, सरफेस इज इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। सरफेस इज इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। नीचे पानी है, ऊपर हवा है, बीच में जो पानी के लास्ट मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं दैट इज इंटरफेस बिटवीन एयर एंड वाटर, दैट इज सरफेस। उस सरफेस पर जो वेव, जो डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो किस तरीके को अपनाएगा, आंसर है ट्रांसवर्सल। सरफेस पे जाना है तो ट्रांसवर्सल, पानी के अंदर घुस जाएगी। अगर हम पानी के अंदर चले गए और अंदर जाके हमने यहां से किसी दूसरे आदमी को आवाज दी, वो यहां पर सुनता है आवाज को, यहां से कैसी वेव जाती है, लॉन्गिट्यूडनल। पानी के अंदर कैसी वेव गई, लॉन्गिट्यूडनल। क्यों, वहां इंटरफेस नहीं है, पानी से ही जाना है, पानी में ही जाना है, ना तो उसके ऊपर एयर है ना नीचे एयर है, देयर इज नो इंटरफेस। तो ऐसे में जब एक ही प्योर मीडियम से डिस्टरबेंस को जाना होता है तो वो कौन सा मेथड अपनाएगा, लॉन्गिट्यूडनल। तो पानी के अंदर वेव चलेंगी लॉन्गिट्यूडनल और सरफेस पे चलेंगी तो ट्रांसवर्सल। एक दूसरी चीज देखिए, वो भी बड़ी मजेदार चीज है कि ये दोनों वेव एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकती हैं। बेसिकली वेव क्या करती है, एनर्जी कैरी करती है। एनर्जी किस में होती है, डिस्टरबेंस में होती है। तो डिस्टरबेंस भी होना चाहिए, उसमें एनर्जी होनी चाहिए, दैट इज वेव मीडियम। लेकिन डिस्टरबेंस का पैटर्न अलग अलग होता है। जैसे यहां पर ये पानी भरा हुआ है, यहां से हमने साउंड क्रिएट किया, वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन कैसे चलेंगे इसके अंदर, कौन से फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या बनेंगे, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ये कंप्रेशन बना, ये ऐसा, ये वेव बनी कंप्रेशन। उसके बाद क्या बनेगा, रेयरफेक्शन। उसके बाद फिर से कंप्रेशन, फिर उसके बाद रेयरफेक्शन, ऐसा आगे बढ़ते जाएगी। देखिए, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। यहां कौन है, रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन। और इसके ऊपर जो वेव जा रही थी, ये क्या है उसका, कंप्रेशन। ये क्या है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या करेगा, पानी को दबाएगा। ऊपर तो एयर, ऊपर पानी नहीं है, एयर है। तो जब ये इस पानी को दबाएगा और ऊपर से दबाने के लिए पानी नहीं है तो ये पानी उछल जाएगा। ये बात समझ में आई। तो यहां का पानी कैसी शेप ले लेता है, ऐसे। यहां पर
इसने पानी को दबाया नहीं, रेयर फ्रैक्शन है, ये पानी को खींचेगा, खींचेगा तो ये पानी ऐसा हो गया, यहाँ का पानी ऐसा हो गया। ये क्या है? कंप्रेशन, इसने पानी को दबाया, ये ऐसा हो गया पानी, और यहाँ रेयर फ्रैक्शन है ऐसे, यहाँ पर रेयर फ्रैक्शन है, यहाँ कंप्रेशन। ये कैसी आ गई? ट्रांसवर्स में। कहां पर है? सरफेस में। किसने बनाई? लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जब सरफेस पर आती है तो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ट्रांसवर्स। और इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव जब आगे बढ़ेगी और एक ही मीडियम में घुस जाएगी तो वो लॉन्गिट्यूडनल में कन्वर्ट हो जाती है। सो बोथ कीप ऑन कन्वर्टिंग टू ईच अदर, दोनों अपनी अपनी सुविधा देख लेती हैं, अपना अपना फॉर्म बदल लेती हैं। जब उसको फॉर्म मिलता है कौन सा? वाटर टू एयर, तो वो ट्रांसवर्सल बन जाती है, और वाटर के अंदर अंदर जाना है तो लॉन्गिट्यूडनल। जैसे हमारे पास पनडुब्बी होती है, पानी के अंदर जाना है तो पनडुब्बी बन गई, ऊपर आ गया, उसमें सब कुछ डेक वैक खोल दिया, शिप बन गई। ठीक है, उसी तरह से डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस जाने का एक पैटर्न, अंदर में लॉन्गिट्यूडनल, बाहर का पैटर्न ये ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्सल वेव। अब इसके बाद दोनों के ग्राफ बनाकर देखते हैं। वेव के लिए एक और शब्द हम यूज करेंगे, दैट इज प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव। प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग। देखिए यहां पर एनर्जी यहां थी, हमने क्रिएट की, फिर वो यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची, एनर्जी ट्रैवल कर रही है, इसलिए इस वेव को क्या बोलेंगे? ट्रैवलिंग वेव। इसकी पोजीशन में प्रोग्रेस हो रही है, इट इज प्रोग्रेसिव वेव। तो प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब हमारे पास एक तार है, उस तार को हमने ये दो जगह बांध दिया, कीला लगा के बांध दिया और इसको प्लग किया, इसको प्लग करके ऐसे छोड़ा, तो ये तार एक बार ऐसे होती है, फिर एक बार ऐसे होती है, और बड़ी तेजी से ऐसे ऐसे वाइब्रेट होती है। अगर ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होती है तो यहां पर पीक बना, यहां कभी पीक बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि ये जगह हमने बांध दी। तो इसकी एनर्जी यहीं की यहीं है, कभी भी ये वेव ऐसे नहीं बनेगी, यानी ये वाला पीक यहां पर नहीं पहुंचेगा। जबकि अभी हमने देखा क्या होता है, पीक आगे बढ़ता है, पहले ए पीक बना, फिर बी बना, फिर सी बना, फिर डी बना, यहां पर ये ए बना, पर ये बी कभी भी पीक नहीं बना, बी को एनर्जी नहीं मिली। क्यों? हमने बांध दिया दोनों। सितार में दोनों तरफ बंधा रहता है, गिटार में दोनों तरफ बंधा रहता है, तो उसकी एनर्जी उसके बंधे हुए पॉइंट के आगे नहीं जाती, लेकिन वेव बन रही है। ये जो वेव होती है ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। तो ये कौन सी वेव है? ये स्टैंडिंग वेव है। अभी हम लोग कल इसके बारे में पढ़ेंगे, ये स्टैंडिंग वेव होती है। ये वेव जो आगे बढ़ती है, पानी में हमने पत्थर मारा, पहले वहां पर क्रेस्ट बना, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, ये कौन सी है? प्रोग्रेसिव। ये वाली कौन सी है? स्टैंडिंग। तो दो तरह की एक क्लासिफिकेशन ये हो गया, व्हेन द एनर्जी मूव्स फॉरवर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट और कंप्रेशंस, then it is known as progressive or traveling wave. Energy moves या disturbance moves. इसमें इसकी निशानी क्या है? इसका पीक आगे बढ़ेगा या इसका कंप्रेशन लगातार आगे बढ़ेगा। इसके बारे में हम लोग फिर पढ़ेंगे डिटेल में। अभी हम सिर्फ नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं कि प्रोग्रेसिव और स्टैंडिंग दो तरह की वेव्स होती हैं। अभी जो अगली चीज हमने देखनी है दैट इज ग्राफ। जिस समय हम किसी डिस्टरबेंस को देखते हैं आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ते बढ़ते हमको हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना दिखता है? तो हमको दिखता है डिस्प्लेसमेंट ऐसा। एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, एक पार्टिकल यहां है, एक यहां है।
तो ये वेव बनी, वेव पार्टिकल ऐसे बने। ये ग्राफ किसके बीच में है? इधर टाइम और इधर डिस्प्लेसमेंट। टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये ग्राफ बना। ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ये जो ऊपर वाले थे। ओके, ये ट्रांसवर्सल का। इसमें हमने कुछ चीजों के नाम रखे। ये जो पॉइंट ऑसिलेट करते हुए सबसे ऊपर जाता है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, यही वेव का एम्पलीट्यूड है। तो ये क्या बना? एम्पलीट्यूड ए। उसके बाद यहां से इसका फेस कितना है? तो आंसर है इसका फेस है 0। यहां पर आकर 2 पाई एक साइकिल कंप्लीट हुआ। ये तो ये वाली जो लेंथ होती है, दिस लेंथ इज 1 वेव लेंथ। ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक का, यही डिस्टेंस यहां से यहां तक का भी होता है। इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई। इसलिए ये वाली लेंथ भी क्या है? वेव लेंथ। इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस 2 पाई, इसका लेंथ वेव लेंथ। इन दोनों के बीच वेव लेंथ। तो ये जो लंबाई होती है, एक साइकिल में वेव जितनी दूर जाती है, एक चक्कर में वेव जितनी दूर जाती है, वो क्या कहलाएगी? उसकी वेव लेंथ। और उसको हम लिखेंगे लैम्डा, वेव लेंथ। और वेव लेंथ होता क्या है? डिस्टेंस इन वन ऑसिलेशन। ये लैम्डा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन। यहां से यहां तक आने का एक वेव, ये वाली 1 वेव है, ये याद रखिएगा। दिस इज 1 वेव। इसको 1 वेव बोलेंगे। इस 1 वेव की लंबाई कितनी मानी जाएगी? लैम्डा। इस 1 वेव में, यानी यहां से डिस्टरबेंस को यहां आने में जितना टाइम लगता है, दैट विल बी टी, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ वेव। ये हो गया। एक सेकंड में जितने क्रेस्ट बनेंगे, कितने बनेंगे? जितने एक सेकंड में ऑसिलेशन होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो पार्टिकल के ऑसिलेशन का नंबर उतना ही होगा जितनी क्रेस्ट बनेगी। दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी न्यू, नंबर ऑफ साइकिल्स, number of cycles in 1 second, that is frequency f या nu. Omega, angular frequency, that is frequency के साथ 2 पाई को मल्टीप्लाई किया तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन गई। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई अपॉन टी। ये दोनों फॉर्मूला इसके हैं ओमेगा। ए लैम्डा टी, फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, ये इसके फीचर्स होते हैं। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ भी ऐसा ही होता है और यही सारे नाम उसमें भी होते हैं। सिर्फ अंतर किस चीज का होता है? देखिए, वाई एक्सिस पर हम लेते हैं प्रेशर और ये है टाइम। तो जहां नॉर्मल प्रेशर है 0, उसके आगे एक हमको कंप्रेशन मिला यहां, फिर उसके आगे
नॉर्मल प्रेशर, फिर रेयर फ्रैक्शन मिला, लो प्रेशर, माइनस प्रेशर, प्लस प्रेशर, फिर उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद कंप्रेशन, फिर उसके बाद नॉर्मल, फिर रेयर फ्रैक्शन। तो ये ग्राफ सेम ग्राफ यहां भी बनता है। कौन सा ग्राफ? साइनोसाइडल। ये भी साइनोसाइडल, ये भी साइनोसाइडल, लेकिन इसमें क्वांटिटी क्या है? प्रेशर एंड टाइम, और इसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो लेकिन बाकी फीचर्स को देखिए, क्या? ए एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम प्रेशर क्या कहलाएगा इसमें? एम्पलीट्यूड ए, और बाकी चीजें वही, वेवलेंथ, दो के बीच का डिस्टेंस टी, तो एक साइकिल का टाइम, सब चीजें यही है। इसका ये मतलब है कि हमको ट्रांसवर्स के लिए और लॉन्गिट्यूडनल के लिए अलग अलग वेव के डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। वेव का एक स्टैंडर्ड डायग्राम है साइनोसाइडल कर्व। ये साइनोसाइडल कर्व में अगर ट्रांसवर्स है तो ऑटोमेटिकली हाइट से क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, और अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो हाइट किसको रिप्रेजेंट करती है? प्रेशर। बाकी नेचर दोनों का एक ही है, दोनों वेव्स हैं, टाइम पीरियड, लैम्डा, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड सब में होता है। ठीक है? सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसवर्सल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ द वेव उसको हम लोग